गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ये एक आपदा के रूप में हमारे सामने आई हुई है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क का यूज करिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। इसी क्रम में आज आपका जो है हिंदी भाषा है। समय सारणी के अनुसार मैं हिंदी पढ़ाने आई हूँ। तो जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ, आपका हिंदी का पहला ही टॉपिक है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत और विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, जो कि मैंने क्लास में इसका डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन सभी बच्चे वहाँ इधर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए हैं। तो अगर हम शुद्ध उच्चारण की बात करते हैं तो शुद्ध उच्चारण क्या होता है, उसमें विकार कैसे आते हैं, कैसे शुद्ध उच्चारण व्यवधानित होता है, इन सब के बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। शुद्ध उच्चारण करने में बहुत बड़ा हाथ व्याकरण का भी है। कहा जाता है व्याकरण के बिना न लेखन न वाचन ये कुछ नहीं हो पाता है। तो शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण का अत्यधिक महत्व होता है। इसी महत्व को बताते हुए महर्षि पाणिनि की कृति की अगर बात की जाए, आपने पढ़ा होगा पाणिनि की महान कृति थी, अष्टाध्यायी थी। उन्होंने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा, अर्थात उन्होंने कहा कि व्याकरण शब्दानुशासन है। इसी प्रकार पतंजलि की बात की जाए तो उनकी जो थी वो रचना महाभाष्य, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। तो उन्होंने अपने महाभाष्य में व्याकरण के बारे में कहा है कि व्याकरण भाषा का शासन न होकर अनुशासन है। इसी प्रकार लक्ष्मी प्रसाद चौबे की बात की जाए तो उन्होंने लिखा है कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उनका शरीर विज्ञान है। जैगर एक विद्वान थे, उन्होंने लिखा है प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है, अर्थात व्याकरण के ज्ञान से ही हमें शुद्ध उच्चारण, वाचन, लेखन आदि की प्राप्ति होती है। अब चूंकि हमारा पहला जो है भाग है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, तो अनुस्वार के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम विसर्ग, इसके और हलंत की बात करते हैं। कहा जाता है इनका उच्चारण प्रयोग हमें बहुत जानना जरूरी है। तो अनुस्वार की अगर हम अनुस्वार की बात करें तो यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार को शीर्ष बिंदु, यानी आप देखते हैं बिंदु, अगर कोई वर्ण लिखते हैं उसके ऊपर जो शीर्ष बिंदु लगाते हैं उसी को हम अनुस्वार कहते हैं। शीर्ष बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। परंपरागत रूप से अनुस्वार को स्वरों के साथ रखा जाता है। देखते हैं कहीं कहीं आप लिखते होंगे सीबीएसई बोर्ड में, खासकर स्वर को माना जाता है कि 13 है, 13 माना जाता है, जिसमें अंग और अयोग को भी हम ले लेते हैं। तो परंपरागत रूप से अनुस्वार स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनि नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह होता है। व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वर के साथ होती है और स्वरों की तरह लिखने में इनके लिए मात्रा, यानी स्वरों की ही मात्रा होती है, तो इनके लिए भी अंक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो इनकी मात्रा का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूँकि इनका जाति योग न तो स्वर और न ही व्यंजन के साथ है, इसलिए इन्हें अयोग कहते हैं। फिर भी ये अर्थवान कहते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब अनुस्वार के प्रयोग की बात, अनुस्वार को तो हम लोगों ने जाना, अब इसके प्रयोग की, चूँकि आपको जानना है कि इनका प्रयोग करते हुए शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं। तो इनका प्रयोग अगर हम देखते हैं तो इनका प्रयोग के बहुत से नियम है। कई रूपों में इनका प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं अपने मूल रूप में प्रयोग होती है, कहीं कहीं पंचमाक्षर के रूप में होती है। तो अपने मूल रूप में सबसे पहला जो नियम है, अपने मूल रूप में कब प्रयोग होती है, तो अपने पहला जो पॉइंट लिखेंगे अपने मूल रूप में अनुस्वार का प्रयोग। अपने मूल रूप में ये तब प्रयोग होती है जब यह अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजनों के साथ आती है। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अभी तक जितना भी हिंदी में पढ़ा है, तो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आप हमेशा, जब व्यंजनों का डिवाइड आप पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे आपने।
तो अंतस्थ व्यंजन य व य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन श, तीनों श और ह होते हैं, श ख श ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तब जब ये वर्ण, ये निम्न वर्ण यानी अर्थात अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आते हैं, य व र ल श ख श ह, ये वर्ण आते हैं, तो इनके पहले जब आता है, इनके पहले तो हमेशा अनुस्वार अपने मूल रूप में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए य आया तो संयम, य आ रहा है तो अपने मूल रूप में आगे वो बिंदी के रूप में प्रयोग हो जाती है। संयम, संरक्षक, र आ रहा तो संरक्षक, ऐसे ही ल आ रहा है संलाप, तो यहाँ मेन बिंदु के रूप में संलाप। अंश, श आ रहा है तो अंश, ऐसे ही आपका और भी वर्ण है। जैसे मान लीजिए य वाले वर्ण देखिए, संयम, संयत, संयोग। र वाले वर्ण संरक्षण, संरचना, संरक्षक, संवहन, संवेदना, संलाप, संलेपन, ऐसे ही है अंश, संशोधन। ये सारे वर्ण क्या है, ये अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो दूसरा नियम जो कहा जाता है, ये तो अपने मूल रूप में प्रयोग हुए। इसके बाद अगर हम दूसरे रूप में अगर हम इसकी बात करें तो पंचम वर्णों के स्थान पे कैसे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो पंचमाक्षर आप जानते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पंचमाक्षर होते कौन से हैं। तो वर्णों व्यंजनों का जब डिवाइड आप देख रहे थे, व्यंजनों के प्रकार देख रहे थे, तो इसमें आपने वर्गों के रूप में अगर वर्ण पढ़े थे तो कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्गों के वर्ग होते हैं, जिसमें 25 वर्ण आते हैं। तो 25 वर्ण का प्रत्येक वर्ण का पहला अक्षर जो होता है उसके वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और इसी के नाम से हम जानते हैं। जैसे क ख ग घ ङ, तो इसका पहला अक्षर क है, तो ये हम क वर्ग के रूप में जाते हैं। तो टोटल 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, ये 5 वर्ग अपने वर्ग का पूरे प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये पंचमाक्षर के रूप में आते हैं। और इनका 5वां वर्ण जो होता है वही पंचमाक्षर होता है। जैसे अंग, इय, अण, न, म। अगर हम देखते हैं क वर्ग का अंग, च वर्ग का इय, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न, प वर्ग का म, तो ये सारे पंचमाक्षर होते हैं। तो जब पंचमाक्षर के रूप में प्रयोग होते हैं और उसी पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का दूसरा वर्ण आता है, तो ये अनुस्वार अपने मूल रूप में प्रयोग होता है। तब अनुस्वार का हम प्रयोग करते हैं, एक बिंदु के रूप में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ते हैं, आप गंगा लिखते हैं, तो अगर इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ग अंग गा, अंग ग अंग गा, तो इसको हम गंगा बिंदी के रूप में हम दोनों रूप में लिखते हैं तो सही होता है, तो हम इसको बिंदी के रूप में लिख सकते हैं गंगा। ऐसे ही है पंचम, प इय च म, पंचम, तो इसको हम बिंदी के रूप में पंचम लिख सकते हैं। इसी तरह से झंडा, झ अण और डा, तो ये हम कैसे लिखते हैं, झंडा बिंदी लगा के झंडा लिख सकते हैं। इसी तरह से गंदा, गंदा त थ द ध न, तो ये पंचमाक्षर न है और ये वर्ण कौन सा है बीच में, उसके बाद कौन सा है, द आया है, तो गंदा बिंद के रूप में हम लिख सकते हैं। ऐसे ही कंठ, कंठ क अण और ठ, ठीक, आधा अण आप लिखते हैं तो कंठ। इसी तरह से आपका इसका, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये अपवाद के रूप में लिखा जाता है कि यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वांग्मय, वांग्मय हम लिखते हैं तो हम वा के ऊपर या म के ऊपर बिंदी नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं वांग यानी अंग के बाद क्या है, म है, ये दूसरे वर्ग का है। म किस वर्ग का होता है, प फ ब भ म, ये प वर्ग का अक्षर है, तो इसमें हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं अन्य, आधा न और य आया है, तो य आया है चूंकि, तो इसका भी हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। अन्य, ये हम आधा न का वैसे के वैसे लिखते हैं, क्योंकि न के बाद आप पंचमाक्षर के बाद आपका य आ गया है। इसी तरह चिन्मय, उन्मुख आदि, ये सारे वर्ण क्या होते हैं, ये हम वैसा का वैसा लिखते हैं, इसको हम अनुस्वार के रूप में नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार इसका एक और जो अपवाद है पंचमाक्षर में, यदि पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में दोबारा है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि द्वितीय वर्ण होते क्या हैं।
द्वितीय वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनकी आवृत्ति 2 बार होती है, एक ही वर्ण जिनकी आवृत्ति 2 बार होती है। जैसे पक लिखते हैं, आधा क और पूरा क यहाँ पे क्या होता है, द्वितीय व्यंजन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि द्विगुण व्यंजन और द्वितीय व्यंजन में अंतर है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसको कहते हैं हम। ये ड ढ आप जो पढ़ते हैं, एक अंगा की तरह से रहता है, बिंदी रहता है, और एक ढ जो ढक्कन की तरह से होता है और बिंदी लगता है, ये द्वितीय व्यंजन है। ये द्विगुण व्यंजन, सॉरी, ये द्विगुण व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं, जो डबल आवृत्ति, जो जिनकी आवृत्ति दोबारा होती है, जैसे न, ठीक, न, क, आधा क, पूरा क। ऐसे आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है प्रसन्न, तो यहाँ न और न, आधा न और न, प्रसन्न लिखते हैं। ऐसे ही अन्न, सम्मेलन, तो यहाँ पे बीच में क्या है, ये द्वितीय व्यंजन है। तो इनका हम प्रयोग दोबारा चूंकि आते हैं, तो इनका हम अनुस्वार में ये परिवर्तित नहीं होगा, इसको वैसे ही लिखते हैं। इसी तरह से अगर ये दो प्रयोग देख चुके हैं। पहला प्रयोग क्या था, पहला था अपना अनुस्वार अपने मूल रूप में, दूसरा है पंचमाक्षर के रूप में, तीसरा प्रयोग देखते हैं हम अनुनासिक के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, जो नाक से नाक की ध्वनि आती है और जिनके जो चंद्र बिंदु आप देखते हैं ऐसे लगा करके और एक चंद्र बिंदु लगाते हैं, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो जब सिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो, जब सिरोरेखा के ऊपर अगर मान लीजिए कोई अक्षर लिखते हैं, उसके ऊपर स्वर की मात्रा, ए की मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा लगी हो, और लेकिन उसकी उच्चारण जो ध्वनि होती है उसकी, वो क्या करती है, अनुस्वार की तरह, अनुनासिक की तरह होती है। तो चूंकि वहाँ पे मात्रा लगने के बाद से वो जगह नहीं बचता, तो उसको हम सुविधा के लिए हम उसको एक बिंदु अनुस्वार के रूप में लगा देते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, जब सिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, बिंदु, ये देखिए आप अनुनासिक का ध्वनि आ रहा है, गोंद आदि। ऐसे ही अब हम देखेंगे, आपने अनुस्वार का प्रयोग देखा, अनुस्वार के विभिन्न रूपों का प्रयोग देखा। इसके बाद हम आते हैं विसर्ग पर। विसर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं, विसर्ग आप जानते हैं 2 बिंदु की तरह यूज होता है, और ये एक महाप्राण सूचक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत हैं। आप जानते हैं कि विसर्ग का अधिकतर प्रयोग हम संस्कृत भाषा में देखते हैं, जैसे रामः, प्रातः आदि। विसर्ग अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है, वह केवल स्वराश्रित है, यानी स्वरों पर आश्रित होता है। विसर्ग का उच्चारण विशिष्ट होने से उसे पूर्णतः शुद्ध नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि विसर्ग अपने आप में ही किसी उच्चारण का प्रतीक मात्र है। सामान्यतः विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर या व्यंजन हो तो उसका उच्चारण ह जैसे होता है, और यदि विसर्ग के बाद दीर्घ स्वर या व्यंजन हो तो उसका उच्चारण हा जैसे। अब ह्रस्व स्वर कौन होते हैं और दीर्घ स्वर कौन होते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होता है। तो आपने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, स्वरों का विभाजन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ह्रस्व स्वर के बारे में आपने पढ़ा था। ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, अ, ई, उ, री, ली। ये जो संस्कृत में पढ़ा था, अ, ई, उ, री, ली होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सारे दीर्घ स्वर में आते हैं, मतलब ऊ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, ये सारे आपके दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब रामः, राम, आप राम का स्वर लगाते हैं, अकारांत है, तो यहाँ पे जब आप विसर्ग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, हा की ध्वनि आती है, रामः, हा आकार है। लेकिन अगर आप आकारांत आप जानते हैं, जिनका उच्चारण के अंत में आ का ध्वनि आ रहा है उसे आकारांत कहते हैं। इकारांत, जिनकी उच्चारण की ध्वनि में ई आता है, लास्ट में क्या आता है, ई आता है, वो इकारांत होते हैं। जब आकारांत हो, जैसे बाला, यानी लास्ट में आपके आ रहा है, तो अगर इसके बाद आप विसर्ग लाते हैं तो बाला, हा की ध्वनि आ रही है, हा की ध्वनि आ रही है, तो बाला यानी हा होगा। ऐसे ही है, ओ की ध्वनि जहाँ आती है लास्ट में, और वहाँ विसर्ग लगाते हैं तो ओ की ध्वनि आती है, जैसे भो, हो यानी हो आया, हा, हो, आ होता है तो हा होता है, ओ होता है तो हो होता है। तो आपने देखा ये हो आता है। इसी तरह से ईकारांत में क्या होता है, जहाँ लास्ट में ई आता है तो क्या हो जाता है,
ही की ध्वनि आती है। हा पे छोटी की मात्रा ही की ध्वनि आती है। विसर्ग के पूर्व अगर ए हो, एकार हो, तो विसर्ग का उच्चारण ही जैसा ही होता है। जैसे केशवः, हा आ रहा है, बालाः, हा आ रहा है, भो, हो आ रहा है, मति, ही आ रहा है, चक्षु, हु आ रहा है। ऐसे ही आपका देवहि, ही आ रहा है, भूमेः, हे आ रहा है। तो ये सारे आपके विसर्ग के प्रयोग हैं। इसी प्रकार पंक्ति के मध्य में विसर्ग हो तो उसका उच्चारण ह जैसा करना चाहिए। पंक्ति के मध्य में अगर विसर्ग हो तो, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन आता हो तो विसर्ग का उच्चारण ह जैसा करना चाहिए। विसर्ग के बाद श ख श आए तो विसर्ग का प्रयोग क्रमशः अनुक्रम में श ख श करना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा था संधि, जब पढ़ा रहे थे आप, तो कैसे चेंज होता है आपने देखा था। जैसे धनंजय सर्वः, तो धनंजय सर्वः, यहाँ पे यह सर्वः, तो यहाँ पे विसर्ग का क्या हो गया, आधा श हो गया, छोटा श आधा हो जाएगा। श्वेतः शंखः, तो श्वेत, चूंकि बड़ा शंख में बड़ा श है तो बड़े श का ही आधा श हो जाता है, श्वेतः शंखः। ऐसे ही है, सह के सामने अ आने पर दोनों का शो बन जाता है। स के बाद अगर सह के बाद विसर्ग आए और उसके बाद अ आए तो ओ हो जाता है, शो, यानी श पे ओ की मात्रा और पुरुरूप का चिन्ह, जैसे यश की आकृति आपने देखा था, वो बन जाता है। और सह का विसर्ग अ के सिवा अन्य वर्ण के सम्मुख आने पर लुप्त हो जाता है। जैसे सह अस्ति, तो शो अस्ति, सो पुरुरूप का चिन्ह स्ति। सह अवदत्, सो अवदत्, शो लिखेंगे, पुरुरूप का चिन्ह वदत्। उसी तरह विसर्ग के बाद अ आता हो और उसके पश्चात घोष व्यंजन आता हो तो वे आकार और विसर्ग मिलकर ओ बन जाते हैं। जैसे पुत्रः गतः, तो ओ बन जाता है तो पुत्रो गतः। ऐसे ही है रामः ददाति, तो रामो, ओ की मात्रा हो जा रही है, रामो ददाति। विसर्ग के पहले, दूसरा है विसर्ग के पहले आकार या अ को छोड़कर अन्य स्वर आता हो तो उसके बाद स्वर या व्यंजन आता हो तो विसर्ग का र बन जाता है। जैसे भानु उदेति, उ आया तो आपको जैसे नियम के हिसाब से र बन जाता है तो रू हो जाएगा। भानु रुदेति। ऐसे देवहि दत्तम, देवर दत्तम, देवई के बाद द पे हम र लगाएंगे, देवर दत्तम। विसर्ग के पहले आकार हो तो उसके पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन आता हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे असुरा नष्टा, तो असुरा नष्टा, जो बीच में विसर्ग था उसका लोप हो गया तो असुरा नष्टा। मनुष्या अवदन, मनुष्या अवदन, विसर्ग का लोप हो रहा है, मनुष्या के बाद था तो वो लोप होकर वो हट जाता है, वो अवदन हो जाता है। विसर्ग के पहले अ या आकार को छोड़कर अन्य स्वर आता हो और उसके बाद रकार आता हो तो विसर्ग के पहले आने वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे ऋषि भी रचितम, ऋषि भी यानी भ पे छोटी की मात्रा है, ऋषि भी रचितम, तो अगर इसको हम देखते हैं तो ऋषि भी रचितम, भ पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, ऋषि भी रचितम। भानु राधते, तो भानु राधते, भानु में छोटा ओ की मात्रा है तो जब इसको हम लिखते हैं तो भानु बड़ा ओ हो जाता है। शस्त्रय रक्षितम, तो शस्त्रय रक्षितम, विसर्ग का लोप हो गया, शस्त्रय रक्षितम। अब हम देखते हैं विसर्ग का प्रयोग हमने देखा, इसके पहले अनुस्वार का, इसके बाद विसर्ग का। अब हम हलंत का प्रयोग देखते हैं। हलंत जैसा कि आप जानते हैं सभी व्यंजन वर्ण अगर उसमें स्वर न मिला हो तो वह हलंत रूप में ही लिखे जाते हैं। व्यंजन वर्णों में स्वर मिलने के बाद ही वो व्यंजन स्वरों के साथ बोलने जाने पे वो पूर्ण रूप में लिखा जाता है। नहीं तो हम व्यंजनों को संस्कृत में आप जानते हैं हलंत कहते ही हैं, व्यंजनों को हम संस्कृत में हलंत कहते हैं। तो हलंत क्या होता है, एक छोटा लाइन जो होता है किसी भी वर्ण के नीचे एक छोटा लाइन जो खींचा जाता है वही हलंत के रूप में होता है।
तो हलंत ब्राह्मी से उत्पन्न लगभग सभी लिपियों में प्रयुक्त एक चिन्ह है, जिस व्यंजन के बाद यह चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ असमाप्त हो जाता है। यानी अगर ये लगा है तो यानी उसमें स्वर नहीं है, असमाप्त हो जाता है। विभिन्न भाषाओं लिपियों में इसके लिए अलग अलग नाम है। जैसे देवनागरी में इसे क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है। मलयालम में इसे चंद्रकला कहते हैं। जब व्यंजन को आधा बताना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। तथा नपुंसक लिंग के सभी शब्दों में हलंत लगाकर लिख सकते हैं। जैसे हलंत वाले चिन्ह का क्या कहलाते हैं? अगर लिंग की बात की जाए, संस्कृत जब आप लोग पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जो नपुंसक लिंग वाले जो मेन नपुंसक लिंग की पहचान में तो हलंत वाले शब्द मैक्सिमम क्या होते हैं? ये आपके इसमें आते हैं नपुंसक लिंग में। जैसे कमलम, माँ के नीचे हलंत है तो वो क्या हुआ? नपुंसक लिंग में ही उसका लिंग चलता है। ठीक। तो ऐसे ये लट्टू, ट के नीचे हलंत है, यानी वो आधे ट की ध्वनि बता रहा है। तो लट्टू। कबड्डी, ड है, ड के नीचे हलंत, फिर ड पे बड़ी की मात्रा, तो ये हलंत रूप में आप है। मिट्टी, तो इस तरह से आपने विसर्ग का भी प्रयोग देखा। अब इससे संबंधित विभिन्न जो आपके नोट्स हैं, अब ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित जितना भी आपका नोट्स है ये हिंदी का पहला चैप्टर का, वो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।